अरिज़ोना स्टूडियो से मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट मंजू वालिया, आपके अपने चैनल जस्ट हिंदी पर और आपके अपने शो एक मुलाकात में आपका अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि आपको पता है कि हम हर फ्राइडे को किसी ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं। वो कवि होते हैं या कोई सिंगर होते हैं, कंपोज़र होते हैं। और आज का जो माहौल है इंडिया का, एक्चुअली में अगर हम कहें तो पूरे दुनिया का, कहीं कोरोना से लोग पीड़ित हैं, उससे बच रहे हैं, कहीं दोस्ती में दरारें पड़ रही हैं, कहीं अपनी कुर्सी छोड़ने के चक्कर में कैपिटल में प्रदर्शन हो रहे हैं जहाँ की हम रहते हैं, और कहीं आज, कहीं तो नहीं, हमारे भारत में आज सारी स्टेट के फार्मर्स अपने हक के लिए खड़े हुए हैं और वो सड़कों पर बैठे हैं इतनी ठंड में। तो इस सारे माहौल को एक खुशनुमा माहौल बनाने के लिए हम आज आपसे मुलाकात कराएंगे एक ऐसे कवि की कि आपका दिन खुश होगा और आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम भिन्न भिन्न शहरों से, भिन्न भिन्न राज्यों से कुछ ऐसे हीरो को चुन के आपके सामने लेके आते हैं जिनको दिया दिखाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर होता है। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान के एक शहर अजमेर में, अजमेर शरीफ में। और वहां से आपसे रूबरू कराते हैं रास बिहारी जी गौड़ जी से, जो कि एक पोएट हैं, एक साहित्यकार हैं, और इनकी कविता सुनकर आपको बहुत मजा आएगा। नमस्कार रास बिहारी जी, नमस्कार जी। आपका नमस्कार जस्ट मंजू जी, मंजू नमस्कार। जस्ट हिंदी के चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और आपका शुक्रिया करते हैं आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। और और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आपसे हम रूबरू हो रहे हैं। तो रास बिहारी जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप अपने बचपन के बारे में, कि क्या आप अजमेर में ही पैदा हुए थे या कहीं से आके यहाँ पर बसे हैं? मंजू जी, आपके सवाल से जवाब देने से पहले दो बात मैं कहना चाहूंगा। मुझे जी बहुत जी अच्छा लग रहा जी है जस्ट हिंदी कार्यक्रम में आकर, यूएस जी में रहकर, अंग्रेजी भाषी देश में रहने, एक ऐसे बड़े कॉन्टिनेंट में रहकर आप हिंदी के लिए इतना बड़ा काम कर रही हैं। शुक्रिया। क्योंकि मेरी निजी मान्यता है, एक कवि जी होने के नाते भी और एक अपनी भाषा से प्यार करने के नाते भी, जी आदमी अगर भाषा को जिंदा रखता है तो जी, वो पीढ़ियों को जिंदा रखता है। बहुत भाषा खूब। को जिंदा रखना आदमी को जिंदा रखने से ज्यादा बड़ा काम है। जी जिन लोगों ने, जिस संस्कृति, जिस देश और या जिस नस्ल ने अपनी जी भाषाओं को जिंदा नहीं रखा, वो जी, नस्लें खत्म हो गई। आप लोग बहुत। बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी जी भाषा को जिंदा रखे हुए हैं, जी इसलिए आप विशेष साधुवाद के पात्र जी हैं। और दूसरा ये संयोग है, और सुखद संयोग है कि आपका ये कार्यक्रम जस्ट हिंदी के नाम से है। जी मैं अजमेर में या हिंदुस्तान के कुछ शहरों में एक जी कार्यक्रम करता हूँ, कवि सम्मेलन की एक सीरीज के रूप में, जिसको जी, मैंने जस्ट हास्यम का नाम दे रखा है। जस जस्ट हास्य में। हास्य जस्ट क्या बात हास्यम। है, क्या उसका बात मतलब यह है कि केवल जस्ट थोड़ा हंसिए। है। जी, हंसी एक बड़ी अलग सी चीज है। मैं आपके सवाल तक आऊंगा, लेकिन एक बात निकल के आ रही है जरूर जरूर कि जरूर। हंसी को हम जब, अगर उसका, उस पर आप अवरोध नहीं रखेंगे, अंकुश नहीं रखेंगे, तो वो अट्टहास हो जाती है, विद्रूप हो जाती है, बदेस हो जाती है। मतलब जी आपको हर हंसता हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर जी हंसी सौम्य हो, सुंदर हो, उसमें एक जी सौंदर्यता का बोध हो, तो अंदर तक आपको खिला देती है। हंसी जी के बड़े मायने हैं। इसलिए जी जस्ट शब्द का जो मतलब, चाहे वो हिंदी के साथ लगे या हास्य के साथ लगे, वो उसको एक सौंदर्य बोधता और संपूर्णता देता है। ये क्या बात। अच्छी बात है, और इसलिए मुझे लगा। जी अब सवाल, मैं आपके सवाल पर आता हूं जी कि मैं अजमेर में पैदा होता हूं।
जी। मेरी जन्मभूमि अजमेर है। मेरे पूर्वज कभी उत्तर प्रदेश से आए होंगे आजीविका कमाने, लेकिन 2-3 पीढ़ी से हम यहीं हैं, तो यहीं रह रहे हैं, रच बस गए हैं। जी। मेरी शिक्षा दीक्षा पल्लवन पोषण सब यहीं हुआ है। जी। कविता का मेरा कार्यक्षेत्र अजमेर रहा, और उसके बाद जैसा कि होता है कि कुछ ऊपर वाले की, कुछ आप लोगों की मोहब्बतें रही। मैंने जी। अजमेर की सीमाओं को लांघ कर मैं देश और दुनिया में, अमेरिका भी 3-4 बार होकर आया हूँ। देश जी। और दुनिया में अपनी कविता की गंध को लेके जा सका। जी। उसका क्षेत्र विशेष से तो बहुत ज्यादा विशेष मतलब नहीं होता, लेकिन इतना अर्थ जरूर होता है। जहां भी आप दूसरी जगह जाते हैं तो अपनी पहचान उस नगर से, उस संस्कृति से, उस मिट्टी से लेकर जाते हैं, और जी। वो पहचान आपको कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति देती है। और जी। शायद इसी से बनता है वसुधैव कुटुंबकम। हम जी। अजमेर को जब अमेरिका तक ले जाते हैं, या अमेरिका को अजमेर तक ले जाते हैं, तब ऐसा लगता है दुनिया गोल ही नहीं, दुनिया समग्र है, दुनिया हमारी है, और दुनिया मोहब्बत का नाम है। बहुत खूब कहा आपने। जी। तो बिहारी जी, मुझे ये एक बात बताइए कि आपको ये काव्य साहित्य विरासत में मिला है कि देखिए, आपने ही ये शुरू किया है? दरअसल हर विधा का अपना एक महत्व होता है। मैं जी। दूसरी विधाओं के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकता, जी। लेकिन जहां तक मुझे साहित्य का संदर्भ, देखिए, जी। भाषा या विज्ञान, आप विज्ञान का उदाहरण लें। एक आप वैज्ञानिक तैयार नहीं कर सकते, एक भौतिक शास्त्री तैयार कर सकते हैं। जी। विषय का ज्ञान होना, साहित्य का अध्ययन होना एक अलग बात है, जी। लेकिन साहित्य को आत्मसात करना या साहित्य का मिल जाना, ये कई जी। कारकों से तैयार होता है। कुछ परिवेश होते हैं, कुछ संस्कार होते हैं, वगैरह वगैरह। हाँ, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेरे कोई परिवार में इससे पहले कोई साहित्य का बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था, या कोई पहचान नहीं थी। मैं बचपन में, जैसा कि सभी बच्चे करते हैं, स्कूल कॉलेजों में, स्कूलों में छोटी छोटी सभाओं में, बाल सभाओं में भाग लेता था, बोलता था। वहाँ मैं छोटी मोटी कविताएं लिखने लगा हूँगा। पता नहीं कब ये रुचि हुई, और जिसे मेरे उस समय के तात्कालिक शिक्षकों ने, मेरे परिवेश में जो मेरे अभिभावक थे, या जो मेरे बड़े लोग थे, उन्होंने उसे पोषित किया। फिर जब जी। धीरे धीरे मैं बड़ा हो रहा हूँगा, 10वीं 11वीं के आसपास, तो हमारे आसपास धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी कुछ पत्र पत्रिकाएं आती थी, उनको जी। पढ़ने लगा हूँगा। फिर धीरे धीरे मैं कुछ उपन्यास पढ़ने लगा। उन उपन्यासों में प्रेमचंद, शरतचंद्र, विमल मित्र से होता और रविन्द्रनाथ टैगोर तक आता गया। जी। और मुझे नहीं पता चला मैं कब चेखव, दोस्तोवस्की और बर्नार्ड शॉ तक पहुंच गया। शेक्सपियर को पढ़ने लगा, कालिदास को पढ़ने लगा, वगैरह वगैरह। तो ये मेरी अंदर की साहित्यिक भूख को शांत करने की वो भी जी। थी। और या यूं कहूं कि साहित्यिक उर्वरा धरती पर वो एक बरसात थी, एक गीली मिट्टी थी, जो इस जी। वातावरण से पनप गई, और मैं साहित्य के क्षेत्र में आ गया। और इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँ, चूंकि मेरी जो मूल छवि है वो एक हास्य कवि की, लोकप्रिय छवि की है। उसमें लोकप्रिय। शायद, हाँ, इस तरह की बातें थोड़ी सी अलग लग सकती हैं। पर मैं, चूंकि हमारे समय में लगभग लगभग ये मान के चलें कि 80-90 के दशक में लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना हमारे भारत के अंदर एक कवि सम्मेलन हुआ करते थे। जी। कोई कवि अगर कवि सम्मेलन में आता था तो वो बहुत लोकप्रिय होता था। हमारे भी सम्मोहन के पा वो हुआ करते थे, हुल्लड़ मुरादाबादी, काका हाथरसी, उस जी। समय के बड़े कवि, निर्भय तो हाथरसी, नीरज जी। जी। तो हम बड़े सम्मोहित थे, और लगभग लगभग ये मन करता था कि यार कुछ ऐसा बना जाए। तो जी। शायद वो एक जो सम्मोहन था, वो जो आकर्षण था, उसने मुझे खींचा, और मैं लोकप्रिय कविताओं की तरफ भी उन्मुख हुआ। और जी। संयोग से जब मैं लोकप्रिय कविताओं को लेकर मंचों पर आया, 90 के दशक में, 92-93 के दशक में, तो हम्म। मुझे थोड़ी जल्दी पहचान मिल गई। और उस पहचान से मैं उस दिशा में भी काम करने लग गया। जी। उस दिशा में मुझे कवि सम्मेलनों की एक पहचान मिली। जी। साहित्य की मेरी भूख अंदर से शांत हो ही रही थी। जी। इसी बीच लगभग 2005 के आसपास हमारे हिंदुस्तान में विजुअल मीडिया पर लाफ्टर चैलेंज आया, जिसने जी। हंसी की एक नई दुनिया खोली, नया जी। बाजार खोला। वो भी जी। एक आकर्षण का केंद्र था। तो जी। मैं वहां भी, जब मैं अपने आप को आजमाने गया, तो मुझे पहचान मिल गई, मैं वहां फाइनलिस्ट हो गया। और जी। टेलीविजन के पर्दे पर भी मुझे स्नेह प्यार मिल गया। तो मैं जी। लब्बो लुबाब में आपको ये कहते हुए कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसा मोबाइल बन गया जिसमें 3-4 तरह के सारे सिम लग गए।
जी, कवि सम्मेलन का भी लग गया, लाफ्टर का भी लग गया, साहित्य का भी लग गया। और जहाँ जी, जिस नेटवर्क से जो काम लेना चाहता है, मैं उससे नेटवर्क में काम दे देता हूँ। जी, जी। जी, तो हमने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा कि प्रवीण शुक्ल जी आए थे हमारे साथ, तो उनके पिता भी जी, एक हास्य कवि थे, अरुण जी, जैमिनी जी, उनके भी, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि शायद बिल्कुल सही है। आपको भी ये विरासत में मिला है। पर मुझे लगता है कि ये खुदा की मेहरबानी है आपके ऊपर। जी, जी, जी। आप गॉड गिफ्टेड हैं इसके इसके मेरा मामले नाम में। भी गॉड है। जी, जी, जी। जी। तो आप अजमेर में पैदा हुए, एजुकेशन आपकी अजमेर में। आपका ये प्रोफ़ेशन हास्य कवि का है कि आप कुछ और भी? देखिए अब ये तो मुझे भी अपना प्रोफ़ेशन देखते हुए बड़ा अजीब-सा लगता है, क्योंकि वैसे मैं रेलवेज़ में नौकरी करता हूँ। जी, जी। रेलवेज़ में एक वैज्ञानिक क्वालिटी कंट्रोल विभाग होता है, साइंटिस्ट मैं वहाँ जी, हूँ, जी, केमिस्ट एंड जी। मेटलर्जिस्ट। जी, विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। जी, लेकिन साहित्य में अभिरुचि के कारण और कवि सम्मेलनों में मान्यताओं के कारण जन प्यार के कारण मेरा जी, मूल व्यवसाय या मूल पहचान एक कवि के रूप में हो गई है। जी, हालाँकि जी, मैं किसी को भी कमतर नहीं आंकता, सबका अपना महत्व है। मैं जी, जब परिवार में होता हूँ, तो परिवार का सदस्य होता हूँ। जब रेलवे जी, में होता हूँ, तो रेलवे का कर्मचारी या च अधिकारी होता जी, हूँ और जब कवि सम्मेलन के मंच पर होता हूँ, तो कवि होता हूँ। क्या ये बात हमें होना भी चाहिए। है! जी, जी। क्या बात है! क्या बात है! तो आपको कुछ याद है कि आपने अपनी पहली कविता किस उम्र में लिखी थी? देखिए, पहली कविता अगर मुझे कायदे की पहली कविता में मुझे ध्यान हो, तो मैंने शायद ग्रेजुएशन के आस-पास लिखी थी। लगभग अच्छा, उम्र रही होगी 19-20 वर्ष की, जब मैं 19-20। ग्रेजुएशन कर रहा था। कहते हैं कि और पहला प्यार और पहला हाँ, लिखारी कुछ भूलता आप नहीं मुझसे है। और वो कविता भी संयोग से मुझे अब ऐसी याद आती है कि बड़ी आक्रामक कविता थी, धर्म को लेकर। जी, मेरे धर्म ने मेरी आस्था को खा लिया, वो खुश है कि उसने अपना गंतव्य पा लिया। मेरा शब्द मेरे मेरा शब्द है स्तब्ध, मेरा राम, मेरा इस्लाम, मेरी गीता, मेरी कुरान, सब हैं स्तब्ध। उनके उपदेश का वो शब्द नहीं है उपलब्ध, जो दिया था उन्होंने आस्था के नाम, वो क्यों बन गया बाबर, ईसा, मोहम्मद या राम, जो बनकर तलवार करता है वार, कटते हैं सिर, फिर कुछ और सिर कटते हैं, हमारे पावन ग्रंथों के पन्ने फटते हैं, हमारे ग्रंथों के पन्ने फटते हैं, हमारे क्या ग्रंथों के पन्ने। तो क्या ये बात मेरी है! लगभग प्रारंभिक कविता है। जी, और उसी समय हमारे यहाँ एक भूकंप आया था, आपको ध्यान हो, बहुत पहले महाराष्ट्र में भूकंप आया था, लातूर और इधर कहीं। जी, तो तब मैंने एक व्यंग्य कविता लिखी थी, वो भी प्रारंभिक कविताओं में से थी। जी, संदर्भ चला है तो बता देता हूँ। तो मैंने उसमें कुछ पूरी याद नहीं, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन 2-4 पंक्तियाँ मुझे बीच में से याद आती हैं कि भूकंप के बाद सेवा की खाद बाँटने जो लोग आए, वो मौत पर ललचाए। किसी हाथ में घड़ी थी, किसी गले में चैन पड़ी थी, मुर्दा तो मिट्टी था, मिट्टी से ही दगा, मिट्टी को छोड़कर जिसके जो हाथ लगा, वो हर चीज आपस में बट गई। भूकंप एक दुर्घटना थी जो घट गई। भूकंप क्या एक बात! दुर्घटना थी जो घट गई। तो इस तरह की मैं उसी में व्यंग्य की पूरी कविता थी वो। और जी, उसमें एक बात थी कि हाँ, भूकंप आया महाराष्ट्र में, जी, पूरे राष्ट्र में उनके नाम पर धंधा हो गया, जी, अरबों और खरबों का चंदा हो गया, महलों का उद्धार हो गया, झोंपड़ी पे वार हो गया, क्या महल बात! के पास खड़ी निर्दोष झोंपड़ी अपने आप हट गई। भूकंप एक दुर्घटना थी जो घट गई। भूकंप क्या एक बात है! दुर्घटना क्या बात है! घट गई। जैसा कि बहुत खूब बिहारी जी। तो जैसा ये कि आप देख रहे हैं, जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं अजमेर से रास बिहारी गौड़ जी से, और बहुत अच्छी-अच्छी बातें इनके साथ करेंगे और इनका काव्य सुनेंगे, और इस दुखदाई माहौल में कुछ खुशनुमा माहौल बनाएँगे। पर लेते एक छोटा-सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जुड़े हुए हैं रास बिहारी गौड़ जी से अजमेर से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं। और तो बिहारी जी, आपके
इस सफर में अ, कोई ऐसा वाक्य जो आपके दिल को छू गया हो और उसी समय आपने एक कविता बना दी हो? देखिए, ऐसे तो होता ही है, कोई भी कवि जी, चाहे किसी भी विधा का हो, जी, अंदर से उपजती है कविता और कहीं ना कहीं कोई संवेदना आहत होती है, चाहे वो जी, खुशी की हो चाहे गम की हो। जी, मैंने हास्य कविताएं भी लगभग उसी हिसाब से लिखी कि जी, मैं अगर शोक सभा में गया और मुझे वहां पर ऐसा वातावरण दिखा कि लोग शोक में भी शोक बनाने के बजाय हंसी मजाक कर रहे हैं, तो जी, मैंने वहां भी कविताएं लिखी, जी, है ना। और कभी मुझे लगा कि कोई पीड़ा ऐसी होती है किसी घर की, परिवार की, बेटी दूर जी, चली गई, उसकी याद में लिखी, पर जी, गंभीर कविताएं भी बहुत, तो वो तो होता ही है। जी, प्रश्न सिर्फ इतना है कि कोई भी कविता कितनी ईमानदार है वो तभी पता लगती है वो कितनी सघनता से आपने उसको महसूस किया है। जी, अब मैं, चूंकि आप हंसी हास्य की बात सुनना चाहती हैं, जानना चाहती हैं, तो मैं एक हास्य की छोटी सी कविता सुना देता हूँ। जी, तो उससे आपको लगेगा कि ऐसी जगह जहाँ आंसू होने चाहिए वहां भी हंसी हो सकती है। जी, और ये अनुभूति आप रोज, मतलब आप किसी कंडोलेंस में बैठने जाइए, जी, हमारे यहाँ उठावना तीये की बैठक कहते हैं, उठावना कहते हैं हिंदुस्तान में, वहां पर सिंपल कंडोलेंस कह लीजिए। तो वहां पर भी आप एक वेरी, कि जैसे ही पता लगा रामलाल जी का राम नाम सत हो गया, सुनते जी, ही हमारा कार्यक्रम व्यस्त हो गया। जी, सोचने लगे कौन पड़े टंटे में, पता नहीं कितने घंटे में उठाएंगे, आज बिजी रहो, परसों कंडोलेंस में जाएंगे। जी, उठावने के फायदे हैं, ढेरों फायदे हैं, कायदे हैं, ना पैदल चलो ना आंखें नम, मिलना जी, का मिलना, मिलना का मिलना, टाइम फिर भी कम, यह है मौत मातम और मजे का 3 in 1 सिस्टम। क्या तो बात है! तो कहने का मतलब है, कविता बड़ी है, वो एक अलग विषय है, कभी आपको फिर सुना सकते हैं, जी, क्योंकि बहुत सारे विषय हमें बातें करनी है। सवाल क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी घटना, जैसे आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी मेरे यहाँ मेरे बेटे की शादी हुई है, एक जी, गंभीर विषय बताता हूँ। जी, हम मेरे यहाँ पुत्रवधू आई, हुँ, कुलवधू के रूप में। हमारे सब बेटियां किसी न किसी परिवार में कुलवधू बनकर जाती हैं। जी, आप भी के घर में भी आएंगी, आप भी गई, मेरी पत्नी भी। तो अब मैंने उस पर भी कविता लिखी। वो एक जी, घटना है या एक आनंद है, लेकिन वो कविता मेरी कविता ना होकर जब वो सार्वभौमिक कविता हो जाए तो वो कविता जी, का रूप ले लेती है। क्योंकि जी, ये कवि अपनी विधा के माध्यम से, चाहे वो हास्य में लिखे या करुणा में लिखे, जी, तो वो देता संदेश ही है समाज को। तो जी, मैं आपको एक छोटी सी बिल्कुल ताजी कविता, जो अभी तक मैंने फेसबुक पर भी नहीं डाली है, शायद कल जी, पोस्ट करूंगा, जी, और वो मैं आपको सुनाता हूँ। थोड़ी सी गंभीर शायद, है लेकिन अच्छी जी, लगेगी। जी, कि मेरे घर में कुलवधू आती है और हमारे घर हम बेटियों पर कविता लिखते हैं, माँ पे कविता लिखते हैं, बेटों पे लिखते हैं, बहुओं पे कविता कोई नहीं लिखता। जी, क्योंकि और सर्वाधिक जरूरत उसको लिखने की है, क्योंकि आप दूसरे की बेटी को अपनी बेटी माने, तभी जी, समाज सुधरेगा, जी, तभी आपकी बेटी को प्यार मिलेगा। आइए, जी, मैं अपनी कुलवधू का स्वागत कैसे करता हूँ। जी, कुलवधू के स्वागत में बजते हैं बैंड बाजे, ढोल नगाड़े, गाए जाते हैं मंगल गीत, निभाई जाती हैं रीत, पाली जाती हैं कामनाएं, सौंपी जाती हैं परंपराएं, चाबी के गुच्छे। मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी कुलवधू के लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ। मैं उसका आंचल अपने आशीषों से भरना चाहता हूँ। मैं बिना बोले उससे ढेर सारी बातें करना चाहता हूँ। मैं मेहंदी महावर के रंगों में सूरज के रंग, सूरज की लालिमा उकेरना चाहता हूँ। बहुत खूब, अब प्रार्थना के शब्दों को उसके आसपास बिखेरना चाहता हूँ। मैं क्या बात! उसके सपनों की दहलीज का प्रहरी बनना चाहता हूँ। मैं गोवर्धन उठाने वाली गिलहरी बनना चाहता हूँ। क्या बात है! क्या बात मैं है! जानता हूँ वो एक स्त्री है, आप भी एक स्त्री हैं। जी, जी, प्रवृत्ति होती है, एक पुरुष जी, मन कैसे पढ़ता है। मैं जी, जानता हूं वह एक स्त्री है, अपने आप को ढाल लेगी पानी की तरह बर्तन के आकार में। कोई भी क्या लड़की जब दूसरे पीहर में आती है तो वो उसके हिसाब से ढाल लेती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और लेकिन मैं पिता की तरह क्या सोचता हूं, मैं जानता हूं जी, वह एक स्त्री है, अपने जी, आप को डाल लेगी बर्तन, पानी की तरह बर्तन के आकार में, बहुत खूब। मीठा मीठा बांट कर समेट लेगी खार में। मैं उसे बर्तनों के आकार से मुक्त करना चाहता हूँ।
मैं पानी के सही अर्थों को प्रयुक्त करना चाहता हूँ। मैं बहुत चाहता हूँ वो झील झरनों की तरह रहे। मैं चाहता हूँ वो नदी की तरह बहे। मैं चाहता हूँ वो बादल बनकर हर खाली घट भरे। मैं चाहता हूँ अपनी नमी से उस संबंधों का सूखापन हरे। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत मैं खूब। जानता हूँ, और थोड़ी सी एक और, थोड़ी सी है, एक जी दो चार लाइनें और सुने। जी मैं जी जी, जानता चार। हूँ हम्म, वह बेटी है, जंजीर लेकर जन्मी है। जी मैं उसकी सारी जंजीरें छीनना चाहता हूँ। मैं जंजीरों के निशानों को बीनना चाहता हूँ। मैं जंजीर के विरुद्ध युद्ध का सच बनना चाहता हूँ। मैं दुनिया की सारी कुलवधुओं का कवच बनना चाहता हूँ। क्या मैं बात है, दुनिया क्या, की सारी कुलवधुओं का कवच बनना चाहता हूँ। तो बहुत खूब, इस बहुत तरह की खूब बिहारी कविताएं जी। भी लिखते हैं। जी। पहली कविता हमने सुनी, जो आपने कहा कि बहुओं के ऊपर लिखी है, और बहुत ही बढ़िया, दिल को छू गई। शुक्रिया आपका, समर्पित सारी बहुओं को जो भी ये शो हमारा देख रही हैं, और उनके लिए। तो बिहारी जी, आप एम्प्लॉय भी हैं और आप काव्य भी लिखते हैं। इसके अलावा आपके क्या शौक हैं? बस ये दो शौक इतने हैं कि इसके बाद कुछ शौक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। किताबें जरूर पढ़ता हूँ, जी वो इसके से जुड़ा हुआ शौक है। इससे अलग है, आप पीछे भी लाइब्रेरी देख ही रही हैं। जी किताबें पढ़ने का मुझे ठीक ठाक सा शौक है। जी और पढ़ता हूँ, वो इसलिए पढ़ता हूँ कि वो खुराक है मेरे लिखने की। क्योंकि जो मैं खाऊंगा वही मैं उगलूंगा, जो मैं पढ़ूंगा वही मैं लिखूंगा, जो मैं पढ़ूंगा वो मैं सोचूंगा। शायद मेरी पेशे से भी जुड़ा हुआ है और शौक से भी। जी। अ, इसके अलावा आपके प्रोफाइल में था कि आप अपने अजमेर में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। जी हाँ, मैं अजमेर में लिटरेचर फेस्टिवल और अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता हूँ। जी दरअसल दिक्कत क्या है कि जब आप ग्रो करते हैं किसी भी जी। क्षेत्र में, मैं जब अपनी कवि सम्मेलनों की दुनिया में था या हूँ, तो जी मैं लोगों से कनेक्ट हो रहा था। एक जी तरह की कविता हम सुना रहे थे, भीड़ के साथ, मास जी के साथ, क्लास के साथ। फिर मैं लाफ्टर में भी आया, भीड़ के साथ, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रहा। जी लेकिन मेरा पुस्तकें पढ़ते हुए विचार मेरे अंदर पल्लवित होते थे, पुष्पित होते थे। तो जी और मैं कुछ लिटरेचर फेस्टिवल में जाता था तो मुझे लगता था कि वहाँ विचार की बात होती है। जी अब कविता अपना काम कर रही है, साहित्य का बड़ा व्यापक पैमाना है। कविता जी उसका एक अंग है, एकमात्र अंग जी नहीं है। जी तो विचार से समृद्ध करना समाज को, या समाज में मुझे लगा कि विचार कहीं ना कहीं धीरे धीरे पीछे जाता जा रहा है, हाशिए पर जा रहा है। जी तो विमर्श के लिए वो लिटरेचर फेस्टिवल हम लोग करते हैं। उसमें हम 3 से 4 दिन का करते रहे। जी हर क्षेत्र के विद्वान आते। अब उदाहरण के लिए हम, आप देखते हैं, आप अमेरिका में जो लोकतंत्र के साथ कल हुआ है, परसों हादसा हुआ है, वो जी एक बहुत बड़ा विमर्श मांगता है। जी हम उसे ठीक है, एक बहुत बड़ा जन समुदाय, पूरी दुनिया बहुत सतही रूप से खारिज कर सकती है। लेकिन जी अगर मैं विमर्श के स्तर पर देखूं या बुद्धिजीवी विवेक के हिसाब पर देखूं, तो बहुत डराता है ये घटना आपको। जी ये घटना ना हंसने की घटना हो सकती है, ना दुख की। ये आप और मैं समझ भी, मुझे लगता है, क्योंकि जी विमर्श के स्तर पर मैं देखता हूँ। मुझे भारत में रहते हुए भारत से डर लगता है। मुझे 20 साल के बाद का जो भारत देखता हूँ और जी लोकतंत्र की इन प्रवृत्तियों को देखता हूँ, जी क्योंकि ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है। नेहरू जी कहा करते थे, वाशिंगटन कहते थे, जिन्होंने लोकतंत्र गढ़ा है अमेरिका और जी हिंदुस्तान का, उन लोगों बहुत के अलग अलग, और हमारे जितने भी लोहिया से लेकर के बहुत सारे लोग, जी किसी भी लोकतंत्र को जो खतरा होता है वो बहुसंख्यकवाद से होता है। जी बहुसंख्यकवाद वो होता है कि जब आप बहुसंख्यक की इच्छा को ही देश और राष्ट्र की इच्छा मानने लगते हो, जी तब एक अलग तरह की अराजकता जन्म लेती है, जो हम देख रहे हैं। तो ये विचार से जन्मी हुई बात है। और इन विचारों का मेला, इन विचारों का उत्सव का नाम होता है लिटरेचर फेस्टिवल, जो मैं अजमेर में हर वर्ष आयोजित करता रहा हूँ। समय के हिसाब से जो भी हमारे विषय रहते हैं, जी साहित्य के, राजनीति के, पत्रकारिता के, सिनेमा के, उन सारे विषयों को समेट कर हम लोग अपना उत्सव मनाते हैं, समाज को देने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रकल्प रहता है। ये जो उत्सव है, इसमें दूसरी स्टेट से भी साहित्यकार कवि आते हैं कि ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ राजस्थान के लिए ही है? ये पूरे देश से नहीं, दुनिया से आते हैं, यूएस दुनिया से से भी आते आए हैं। हाँ,
डेनमार्क से जी भी आए, अमेरिका से भी आए, अलग अलग, मतलब इंग्लैंड से भी। हम दुनिया के हमारी इतनी सामर्थ्य और क्षमता हो सकती है, हम दुनिया का बेस्ट इंटेलिजेंस है। मतलब आपको ध्यान होगा पिछले दिन नसरुद्दीन शाह का विवाद हुआ था, वो हमारे जी लिटरेचर फेस्टिवल में ही था। तो वो लोगों ने, यहाँ एक राजनीतिक दल ने बड़ा आक्रोश करा और वगैरह वगैरह, उनके वक्तव्य को बोलने नहीं दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बहुत सी बातें हैं। तो बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार आते रहे हैं, आते हैं। तो राजस्थान का तो इसमें कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ, प्रतिनिधित्व राजस्थान का जरूर रहता है, क्योंकि राजस्थानी भाषा पर भी हम विमर्श करते हैं, स्थानीय बातें, स्थानीय साहित्यकारों के लिए भी कुछ आयोजन रखते हैं, क्योंकि जी उनका जुड़ाव भी जरूरी है। पर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है। जी तो 3 दिन के इस फेस्टिवल में जित आप कवि सम्मेलन भी होता है कि सिर्फ बुक्स नहीं, का ही कवि आता है? सम्मेलन एक एक हमारी क्या होता है कि आप मान के चलिए कि लगभग 3 दिन के फेस्टिवल में 40 से 45 सेशंस होते हैं, जी अलग अलग विषयों को लेकर के। हम्म, औसतन आप 40 ही लेकर चलें, तो उसमें एक सेशन कवि सम्मेलन का होता है बस। कवि जी एक सम्मेलन से उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है, जी बड़ा पार्ट नहीं है। बड़ा कवियों पार्ट से बात होती है, कवियों की, मतलब हम किसी कविता के मूल्यों पर बात करते हैं, कविता के, कवि सम्मेलन की विद्वत्ताओं पर बात करते हैं, कि वो एक तरह का मंथन है। वहाँ एंटरटेनमेंट से ज्यादा है, आपके एक सघन विचार है, तो उसका शेप अलग है। जबकि जी मैं दूसरे जो इवेंट करता हूँ, एक हम जस्ट हास्य मैंने बताया, उसमें मैं कवि सम्मेलन करता हूँ। जी हंसी के 4-5 कवि होते हैं, वो हास्य कवि सम्मेलन करते हैं। एक गीत गुलजार करता हूँ, उसमें गीत के ही लोग आते हैं, वो गीत सुनाते हैं, वो कवि सम्मेलन के अंग हैं। लेकिन ये जी लिटरेचर फेस्टिवल उससे थोड़ा ज्यादा व्यापक है। जी बिहारी जी, हम आपसे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आप लोग भी कहीं जाइएगा नहीं। दे इनसे अभी हमने हास्य सुना है, जो कि इनका बहुत ही अच्छा हास्य है। उसके बारे में हम बात करते हैं, पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। के बाद फिर आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं कवि रास बिहारी जी गौड़ जी से। और बिहारी जी, अब आप कुछ ऐसा हास्य सुनाइए कि ये जो किसान बैठे हुए हैं सड़कों पर ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और इस कोरोना की महामारी से जो लोग जूझ रहे हैं, उनको कुछ ऐसा माहौल बना दीजिए कि वो उनका आज का दिन महका दीजिए। देखिए, खैर वो तो दुखद स्थिति है ही कि कोरोना जी पर बहुत सारे हास्य लिखे गए हैं, हमने भी लिखे हैं। जी मैं एक आपको हास्य की कविता सुना देता हूँ। और जी वो, जरूर। शायद। क्योंकि जो किसान किसान है, उनकी अपनी परिस्थितियां हैं, जी पर फिर भी उनके साथ हम सहानुभूति रखते हैं और उस लड़ाई में साथ भी हैं कहीं ना कहीं। जी आइए एक कविता सुनते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, एक प्रवृत्ति आपकी हमारी सबकी होती है कि चाहे वो कोरोना हो, हर आदमी के पास दवाई थी, हर आदमी के पास सलाह थी। जी मैंने फोकट की सलाह पर एक कविता लिखी। जी हम फोकट की जी जो जी सलाह देते हैं ना, उसका मजा लें। क्या बात है। हम जी फोकट की सलाह देते हैं, फ्री की लेते हैं। जी फोकट फ्री के गुरु देखते हो जाते हैं शुरू। जी ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं। जी दूसरा कहता है इतना क्यों लेते हो, तौन निकली आई, जी कुछ कहते क्यों नहीं। एक सलाह देता है जिम की और दूसरा जीवने की, जी दोनों में बैलेंस बनाते हैं। सुबह जिम में जाते हैं, शाम को जीमने जाते हैं। मतलब यही करते रहते हैं। जी पिछले दिनों मैंने मकान बनवाया, क्या बात। सलाहकारों ने सलाह का ऐसा चूना लगाया, जी ऐसा चूना लगाया, जो बनना था खरा बन गया, मकान की जगह मकबरा बन गया। जी अब मैं आज तक सोच रहा हूँ कौन सी मुमताज को गाड़ू। जी बहुत खूब, बहुत खूब। सलाहकार को उखाड़ू या फाड़ू। जी अच्छा, जी बीमार को देख आप देखिए, बीमारी में तो ये सलाहकार फल और फूल दोनों लेकर जाते हैं। क्या बात है। जी मिल गया तो फल खिलाते हैं, नहीं और नहीं मिला। बहुत खूब प्यारी जी। बीमार को देखकर इनकी बाछें खिल जाती हैं। मतलब सलाहकार को बीमार दिख जाए तो सहानुभूति नहीं देते उसको। जी 2-4 बीमारी तो सलाह के चक्कर में फोकट में मिल जाती हैं। बिल्कुल सही अब बात है। पिछले दिनों मैं बीमार हो गया सर्दी जुकाम से। जी सब कोरोना का सलाह देने आ गए, बोला भाई साहब देशी इलाज लो, सर्दियां टलेगा,
ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा। जी। दूसरा बोला सही कह रहे हैं, बड़े भले थे, दादाजी भी 3 ही दिन चले थे। अरे बहुत खूब। तुम तो जियो, देसी वेसी छोड़ो, अंग्रेजी पियो। जी, विस देसी वेसी छोड़ो, अंग्रेजी पियो। जी, विस्की, रम, बियर, जो बियर कर सकते हो, जी, वरना तुम्हारी मर्जी, बिना दवा दारू भी मर सकते हो। क्या बात है। मरने के नाम पर तो ये दूर तक दौड़ते हैं, जी, मरने वाले का पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ते हैं। सही बात जो मर जाएगा उसको भी बेटे को सलाह देंगे। है। आपने जी, देखा होगा कभी कभी कि वाह जी, अपने आंसू, गम, परेशानी सब भूल जाते हैं, जी, चिता की एक एक लकड़ी पर 20-20 सलाहकार झूल जाते हैं। सीधी वाली इधर, टेढ़ी वाली उधर, आड़ी वाली उधर, इधर, पता नहीं कहाँ कहाँ लकड़ियां सेट करवाते हैं। और जिसकी हवा पास हो गई, अलग 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 लकड़ियां सेट करा के हवा पास करवाते हैं, और जी, जिसकी हवा पास हो गई उसकी भी हवा पास करवाते हैं। क्या बात है। और अंत में मेवा, मिष्ठान, घी, चीनी, खुशबू आने लगती है भीनी भीनी। लगता है सारे पकवान आज ही बनाएंगे, लेकिन बासी करके 13वें दिन बाद 13वीं पर खिलाएंगे। मरण आंख का पानी मुंह में आ जाता है, मरने वाला समझ नहीं पाता है, यार आदमी को आग लगाने में इतना मजा क्यों आता है, क्या यार आदमी को आग लगाने में इतना मजा क्यों आता है, आग बहुत लगाने खूब, में इतना मजा क्यों आता है। बहुत खूब बिहारी जी, बहुत खूब बिहारी जी। तो हंसते हंसाते हम व्यंग का संदेश भी देते हैं। व्यंग की जी, और हास्य की यही गठजोड़ है, यही गठबंधन है कि हंसी आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। जी, जी। अ, एक और कविता आप किसानों के लिए आपने कुछ लिखा है? देखिए, अभी किसानों के लिए लिखने का शौक वैसा कुछ एकदम से तो नहीं लिखा है किसानों के लिए, मोदी क्योंकि जी के लिए कुछ लिखा है? मोदी जी के लिए तो इतना लिख दिया कि लिख बोलते हुए भी डर लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी वो मोदी जी भी ट्रम्प का ही एक रूप है। अब की बार ट्रम्प सरकार और ट्रम्प नमस्ते सब हो चुका है। देखिए, जी, मोदी जी तो इतने महान है कि पता ही नहीं चल रहा है। जी, मतलब क्या होता है कि सेंसेक्स गिर रहा है और दाढ़ी बढ़ रही है जी, अकेले। तो उनका भी अपना मजा है। एक जी, कविता मैंने लिखी थी कि हमारे जी, यहाँ बड़ा अजीब सा काम है हाँ, कि खाने पर जीएसटी, डाटा फ्री, हाँ, आटे पर जीएसटी, जी, जियो का सिम, जेब पे दृष्टि, जीने के लिए जोड़ जुगाड़ जोड़ तोड़ है। क्या करें भाई साहब, तरक्की की दौड़ है। क्या क्या करें बात। भाई साहब, तरक्की की दौड़ है। पहले वोट लिए, फिर नोट लिए, अब लंगोट की बारी है। चुनाव की तैयारी है। जी, बहुत खूब। एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ है। क्या करें भाई साहब, तरक्की की दौड़ है, तरक्की की दौड़ है। तो बहुत सारी बातें लिखते हैं, कभी इस दल में, कभी इस दल में, पल पल में पाला बदल रहे हैं, जी, पल पल में नेता पाला बदल रहे हैं। जी, जिन्हें 2 कौड़ी में बिकना था, उनकी कीमत कुछ करोड़ है। क्या करें भाई साहब, तरक्की की दौड़ है। तरक्की की दौड़ है, तो ये तरक्की की। तरक्की की दौड़ है, अपना काम कर रही है जी। बहुत खूब बिहारी जी, बहुत खूब। आप के जीवन में कोई ऐसी अहम घटना जो कि आप किसी मंच पर हो और आपके साथ हो और जो आपके दिल को छू गई हो, कब आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, घटनाएं 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं जो मैं जी, बताना चाहूंगा। एक गोपाल दास नीरज के साथ घटना घटी। जी, जी, मैं नीरज जी का शो किया था अजमेर में, जी, और जिस दिन शो था, टिकट का शो था, आप शो जी, करती हैं जानते हैं। जी, टिकट का शो था, रात शाम को 6, मैंने 9 साढ़े 9 बजे उनको फोन किया, दादा कहाँ पहुंचे।
तो उन्होंने धीरे से कहा, मेरे भाई की डेथ हो गई है, मैं शमशान से बोल रहा हूँ। तो अब जब ब्रदर की डेथ हो गई तो आप कुछ बोल नहीं सकते। मेरे जी पास ये भी स्थिति नहीं थी कि मैं किसी को क्या जवाब दूं। शो जी टिकट का था, मैंने यही सोचा था शाम को अब ऑडियंस आएगी, उससे मैं जो भी मुझे कहना होगा कहूंगा। मैं जी डरा हुआ था। जी 5 बजे उनका फोन आता है कि मैं जयपुर पहुंच गया हूँ। और मैंने फिर अब मेरे टाइम पर वो आ गए। मैंने कहा, दादा जी आपने इतना बड़ा बोला, मैं जानता हूँ, शो मस्ट गो ऑन, जी ये जिंदगी है। भाई अपनी जी जगह था, लेकिन जी मैं जानता हूँ कि जिंदगी को जहाँ हंसना है वहाँ हंसना है, जहाँ गाना है वहाँ गाना है। तो एक जी बहुत बड़ी चीज मुझे ये नजर आई थी। जी एक और छोटी सी घटना है जो मुझे अक्सर याद आती है। मैं लाफ्टर में था, एक लड़का अनिरुद्ध मदेसिया है उसमें, आप देखेंगे। तो उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, जी और उसके पिताजी की डेथ अगले दिन शूट करना था, तो वो डेथ से आया था। तो जब उसने परफॉर्म किया था और बाद में वो मेरा अनन्य प्रेम था, मुझसे मिला था, तो मैं ये समझ नहीं पाया था कि हंसने के पीछे कितने आंसू छिपे हुए हैं। जी हम इसको हंसता हुआ देखते हैं। जी तो कहीं मुनव्वर राणा का ये शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि म- म- शुगुफ्ता लोग भी, शुगुफ्ता लोग उन्हें कहते हैं जो हंसते हंसाते हैं, जी जी शुगुफ्ता लोग भी अंदर से टूटे होते हैं, बहुत रोते हैं, जिन्हें लतीफे याद होते हैं। क्या तो बात। हमने अपनी यात्रा में, हंसी की यात्रा में, कवि सम्मेलनों की यात्रा में ऐसे कई आंसू देखे हैं जो आसपास बिखरे रहे। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, इन चीजों जी से सीखने को मिलता है। जीवन जी इसी का नाम। जी किसी ने कवि के बारे में, शायर के बारे में बहुत अच्छा लिखा। साहित्य में, कविता में हम भी पढ़ते हैं कि वो मुस्कुराता है कुछ सुनाता है, वो मुस्कुराता है कुछ सुनाता है फिर बिखर जाता है। वो एक शायर है साहब, जो बिखरी रूह की दास्तां अपने लफ्जों में सुनाता है। और वो सही में वो बिखरी रूह की दास्तां अपने लफ्जों में सुनाता है, जैसे कि हम आपका काव्य सुन रहे हैं। और दिल को छू जाने वाला है। और एक और बात मैं आपसे करना चाहूंगी ब्रेक लेने से पहले, छोटी सी, कि जब हम छोटे थे तब कवि कवि सम्मेलन बहुत हुआ करते थे। हम आगरा से हैं, हमारे काका हाथरसी जी साथ ही में थे। जी। जब भी कवि सम्मेलन होता भाग के जाते थे। वो वाला लहमा और जो आज का लहमा है, समय है कवि के लिए, वो नहीं है जो पहले था। देखिए क्योंकि आप संगीत तो पहले भी था, पर मुझे लगता है कि ये जो हमारा पुराना समय था वो वापस आना चाहिए। कवियों को भी उतना ही आगे लेके आना चाहिए जितना कि म्यूजिक के साथ हम जुड़ रहे हैं। इसके बारे में छोटी सी टिप्पणी संक्षिप्त में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो नॉस्टैल्जिया है, हर चीज को, हर आदमी को अपना पुराना समय अच्छा लगता है और जी नए से असंतुष्ट रहता है, ये एक जी मानवीय स्वभाव है। जी लेकिन मेरा दूसरा है कि समय परिवर्तित होता है, हम्म, परिवर्तन के साथ साथ उसमें कुछ विकास और विकार दोनों आते हैं। जी तो कुछ बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ अप्रिय भी होता है। जी तो हम जी उस अप्रिय को उस श्रेष्ठता से ढक लेते हैं। जी उस समय के समय में जी मनोरंजन के सीमित साधन थे। जी उन सीमित साधनों में हमें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये जी एकमात्र सुलभ मनोरंजन था जो हमें जी मिल जाता था। समय जी के साथ, तकनीक के साथ, विज्ञान के साथ, दुनिया की ग्लोबलाइज होने के साथ मनोरंजन का व्यापक विस्तार हुआ है। तो कवि सम्मेलन या कविता एक पक्ष रह गई है। आज जी आपके पास मोबाइल के अंदर पचासों चीजें हैं, तो जी आप कवि सम्मेलन के पास नहीं जाते हो, आप नेटफ्लिक्स के पास जाते हो, प्राइम वीडियो के पास जाते हो। सवाल जी वो नहीं है कि वो दिन आने चाहिए, नहीं, हम हम्म, आगे बढ़ रहे हैं, हमें आगे देखना चाहिए। जी पीछे देखेंगे तो गिरेंगे, जी मुझे ऐसा बिहारी लगता बिहारी जी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस मुद्दे है। पर फिर बात करते हैं आपसे। और बिल्कुल। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, इनसे अभी और बहुत अच्छी हास्य कविताएं सुननी है हमें। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं हम जुड़े हुए हैं अजमेर से बिहारी जी से। बिहारी जी, जब हम छोटे हुआ करते थे तो काका हाथरसी जी की हिंदी की कविता की किताब मिला करती थी, छोटी छोटी किताब मिला करती थी।
जी 10 जी पेज जी की, जी और वो हम अपनी जेब खर्ची से वो खरीद के लाते थे, क्योंकि वो हमें बहुत अच्छी लगती थी। जी तो ये काव्य से हम बचपन से जुड़े हुए हैं। आपने भी कुछ अपनी किताबें वगैरह लिखी हैं? जी हाँ, मेरी 3 जी, किताबें आई हैं, 4। एक जी, तो जस्ट हास्यम करके ही है, जस्ट इसी नाम से है। जी, अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी जस्ट जी, हास्यम गाना। हाँ, और 2 किताबें और हैं, एक ये वसीयत है कविता, और जी, किसी दिन लिखूंगा कोई कविता। जी, तो मैं कविताओं की किताब और सीडी डीवीडी भी आए हैं, वो जी, मैंने अमेरिका में काफी बिके भी थे। जस्ट हास्यम करके एक किताब है ये, जी, ठीक है ना। तो ये जी, सब चीजें आती रही हैं। जी, बात जो आपने काका हथरसी की कही वो सच है कि देखिए, समय के साथ उस समय प्रिंट मीडिया के हिसाब से वो मीडिया यही था, जी, उसी मीडिया से कभी प्रमोट होता था। जी, उसके बाद शायद आपको याद हो या नहीं हो, वो हुल्लड़ मुरादाबादी का समय आया था, जी, वो जी, एलपी जी, रिकॉर्ड चला करते, जी, वो एलपी रिकॉर्ड चला करते थे, तब वो जी, मीडिया आया था। उसके जी, बाद डीडी 1 जब नया नया आया था, दूरदर्शन, वो जी, सुरेंद्र शर्मा और अशोक चक्रधर को प्रमोट कर रहा था, तो जी, वहां से वो चालू हुए थे। जी, फिर अब आज चलते 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 हम सोशल मीडिया तक आ गए हैं। सोशल मीडिया तो तक आ गए। मीडिया का स्वरूप बदला, तो कविता का या अपने संप्रेषण का या अभिव्यक्ति के जितने भी माध्यम थे उनका भी स्वरूप बदला। जी, आज का बच्चा 10 रुपए की किताब खरीद के पढ़ेगा नहीं जेब में, क्योंकि उसके जी, पास एक छोटा सा मोबाइल है, उसमें दुनिया है, तो जी, उसे हंसी भी आएगी शायद। तो जी, बदलते हुए समय में मैं दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि हमें बदले हुए समय का रिगार्ड करना चाहिए, जी, अपने पुराने समय के प्रति सम्मान रखना चाहिए, ये एक अलग बात है। बहुत, जी, लेकिन लेकिन पुराने समय को याद करते हुए वर्तमान को कोसना, जो कि अमूमन देखा गया है एक विशेष, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं। आज जी, का समय अपना काम कर रहा है, आज का जी, टैलेंट, आज भी हमसे अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, आज जी। बेहतर कविता आ रही है। संगीत हो, कविता हो, कला हो, सब में बेहतर काम हो रहा मेरा कहने का मकसद ये था बिहारी जी कि जितना सम्मान कवियों को हम जब छोटे हुए करते मिलता था, आजकल वो कविताएं जो है लोग कम सुनना शुरू कर दिया और म्यूजिक की तरफ ज्यादा जाना शुरू कर दिया है। रैप पे जाना शुरू कर दिया है, गानों पे जाना शुरू कर दिया है। पर जो संजीदगी और जो मैसेज आप लोग हमें देते थे, वो कम होता जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये था कि कवियों का कवि सम्मेलन और कवियों का महत्व और आगे एक चैनल चैनल आता था, लाफ्टर चैनल था वो, जिसमें सारे कवि आते थे। महेंद्र अजनबी जी भी आए, अरुण जैमिनी जी भी आए, मेरे ख्याल आप उसमें भी थे, लेडीज भी है। थे। वो बहुत 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 अच्छा था, वो वाह वाह, सोनी पर आता था। वो वाह बंद वाह, नहीं क्या होने बात है। चाहिए थे, वो बंद नहीं नहीं होने देखिए, चाहिए थे। देखिए मेरा वो कहने का मतलब एक, है। आप बिल्कुल सही हैं, आप भी अपने चैनल पर ही कर रही हैं। दरअसल चैनल एक बाजार का नाम है, वो बाजार के उपकरणों से चलता है, विज्ञापनों से चलता है, मालिकों से चलता है, जी, सैटेलाइट वगैरह वगैरह वगैरह। जी, उसके मोटे टर्म में उसको हम टीआरपी कहते हैं। जी, अब जो सौदा फायदे का नहीं दिखता बाजार को, तो वो जी, बाजार से आउट होता है। अब चूंकि कवि सम्मेलन जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, तो वो नफे नुकसान के गणित से बाहर था, तब सही कविता बात थी। मुख्य थी। जी, अब जी, हम भी आज, मैं खुद भी या मेरे जैसे जितने भी कवि हैं, हम एक अपना पारिश्रमिक लेते हैं, हम जी, बाजार में खड़े हुए लोग हैं, हम जी, एक रात का 1 घंटे के, हम हमारी कीमतें हैं। जब जी, हम बाजार में हैं तो फिर देखिए, बाजार में नोकिया चलता था, अब मोटरोला आ गया है, उसके बाद एप्पल आ गया, तो अब ठीक है, बाजार है, बाजार की में के लिए कोई मतलब नहीं होता, उसके लिए वो किसी का सगा नहीं है। जी, लेकिन हम दो चीजें समझना पड़ेगा, हम सरोकार और बाजार में अंतर करना सीखें। जी, हम पूरी दुनिया को बाजार बना रहे हैं। जी, हम पिछले 30 वर्ष पहले पूरी दुनिया सरोकारों से जी रही थी, जी, अब हम बाजारों से जीते हैं। तो जब जी, बाजार में खड़े हैं, तो गालिब ने कहा है कि बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। अब हम गालिब बनना पड़ेगा हमें कि बाजार से गुजरकर, अगर आप खरीदार नहीं हैं, तो आपको जी, अच्छी चीज मिल जाएगी। आज भी अच्छी कविता सुनने को मिल जाए, आप मुझ तक पहुंचती हैं, आप जी, अच्छी कविताओं तक पहुंचती हैं, क्योंकि जी, आप खरीदार नहीं हैं। जी, आप जब खरीद के पढ़ती हैं, करती हैं, तो फिर तो आप विक्रेता अपना अलग संबंध हो गया। मैं जी, उत्पाद हूँ, आप खरीदार हैं। ये जी, है। जी। हम आपसे कविता सुनना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहते हैं। चलिए, मैं आपको एक कविता, व्यंग की कविता सुनाऊं या हास्य की कविता सुनाऊं या हास्य गंभीर, तीनों व्यंग। में से? जी, जी, जी। नहीं, मतलब किस विषय, कौन सा विषय, मैंने कहा हास्य ना, पे, नेट में। हास्य पे।
हास्य कविता सुनना चाहते हैं, चलिए तो एक हास्य कविता सुना देता हूँ। मुझे नहीं पता आपके दर्शक किस श्रेणी के, और क्योंकि हमारे को क्या कविता लाइव करने की आदत है, जी सामने जैसे लोग होते हैं वैसी हम बातें कर लेते हैं। जी लेकिन चलो एक कविता पति पत्नी के संबंधों को लेकर सुना देता जी हूँ, जरूर। क्योंकि पति पत्नी के संबंध शाश्वत संबंध हैं, जी और उनका एक सौंदर्य बोध यह है कि वो लड़ाई से बनते हैं। जी अगर पति पत्नी लड़ाई नहीं करें तो पति पत्नी ही लगते हैं। जी क्योंकि तो एक साल प्रेम करते हैं, उसके बाद फिर लठी बचता है, वो जी झंडा प्रेम का उतर जाता है, डंडा बचा रहता जी है। तो मैंने कविता में बिल्कुल हास्य विनोद की कविता है कि जी हमारे पूरा कैलेंडर सुने, जनवरी आ गई है, इसको पूरे कैलेंडर को पति पत्नी, जी जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, जी। पति पत्नी के बीच बिगुल बच जाता है संघर्ष का। क्या बात है। शुरू होती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति, जी पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। जी 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा उसकी छाती पर गाड़ती जी। बहुत खूब। है। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत, पत्नी उस व्रत का असर मांगती है, पति के जी सामने भगवान भोले से दूसरा वर मांगती है। जी मार्च में होली, रंगों की ठिठोली, तब जी तो भगवान ही रखवाला होता है, जी पत्नी लाल पीली, पति का मुंह काला होता है। जी अप्रैल में अप्रैल फूल हम पतियों के लिए, जी मई में मजदूर दिवस पतियों के लिए, जी जून में जून खराब होती है, जुलाई के सावन भादो खलते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हर पति के मन में आजाद होने के अरमान पलते हैं। जी। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, जी गण के साथ पति लगा है, इसलिए विसर्जन हो रिया, जी हर पति रो रिया, ये क्या हो रिया। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सूदा सट है, पति पत्नी दोनों नाच रहे हैं, दोनों के हाथ में लठ है। और एक और त्योहार आता है उन्हीं दिनों, बड़ा जोरदार त्योहार है, जी पति पत्नी दोनों नाच रहे हैं, दोनों के हाथ में लठ है, लठ की दहशत कुछ करने नहीं देती है, पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं देती है। जी नवंबर में दिवाली जी के सारे पटाखे हम पतियों की खोपड़ी पे फूटते हैं, जी बीवी बच्चे बाजार मिलकर लूटते हैं। जी दिसंबर में क्रिसमस, नया दिन, बड़ा दिन, पति जी चर्च में जाता है, जी। ईसा मसीह के सामने मत्था टेकता है, वहां भी उसे सूली पे टंगा हुआ देखता है। क्या बात है। ईशु ईशु ईश्वर, पति परमेश्वर, दोनों की एक गति, एक नियति, समझ जाता है पति, सारे गम भूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता बेचारा पति। है। बेचारा पति। बेचारा पति। ये है ये। बहुत खूब प्यारी जी, बहुत अच्छी लिखी आपने। और एक और सुनाइए हमें जाने से पहले। मोदी जी के ऊपर आपने एक बहुत अच्छी एक हमने सुनी थी, वो हमारे जहन से निकल चुकी है। कोई भी आपके जो व्यंग कीजिए, हास्य कीजिए, मेरे मेरे हमारे भी सिर जहन से माथे। मेरे भी जहन से निकल गई है, लेकिन जो मैं अक्सर कहा करता था कि हमारे यहाँ दो नेता हैं, जी एक राहुल गांधी हैं हम्म, जिनकी शादी नहीं हुई है, जी तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जी एक मोदी जी हैं जो हम्म, शादीशुदा और घरवाली के साथ नहीं रहते हैं, तो जी उन्होंने देश का मजाक बना रखा जी है। तो अब मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा आप कौन सी कविता की बात, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम तात्कालिक टिप्पणियां करते हैं, जी और राजनीति की टिप्पणियां जनरली तात्कालिक ही होती हैं उस घटना जी पर। वो जी घटना पुरानी पड़ जाती है तो वो कविता पुरानी पड़ जाती है, तो जी मुझे भी एकदम से याद नहीं आ रही, हम्म, क्योंकि हम ना राजनीतिक दल से और सरोकार है हमारा, हम हम्म, सत्ता के शाश्वत विपक्ष के लोग हैं। जी सत्ता में कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो तब कांग्रेस के लिए कहते थे, जी अब मोदी जी हैं तो मोदी जी के लिए कहते हैं, क्योंकि हम्म, साहित्य समाज का दर्पण है, तो हम वो जी दर्पण का काम करते हैं। हम्म, और कुछ लोगों को अप्रिय भी लगता है, लेकिन हम्म, वो हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, क्योंकि जी। अगर साहित्य नहीं बोलेगा तो कौन हम्म, बोलेगा। कौन बोले। जी
सही, बहुत खूब, बहुत खूब बिहारी जी। बिहारी जी तो हमारे पास समय बहुत कम है, पर जाने से पहले एक व्यंग की 4 पंक्तियाँ आप हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाइए। 4 पंक्ति व्यंग्य की सुनाता है। एक कविता सुना देता हूँ, 4 जी, क्या थोड़ी जी, बड़ी हो जी, सकती है लेकिन सुन जी, लेता हूँ, जी, क्योंकि वो भी मेरी शुरुआती कविता है जी, और वो किसान आंदोलन से भी जुड़ी है और पूरी परिस्थिति से जुड़ी है कि जी, हमारे जी, पास जो रोटी होती है ना, जी, उसके पीछे कौन-कौन लोग पड़े होते हैं, बस जी, इतनी-सी जी, जी, अ, कि मेरे पास चेक था ना जैक था ना आरक्षण की कसौटी थी, बावजूद उसके मेरे पास एक रोटी थी। रोटी खाने के लिए, सबको बताने के लिए मैंने चुना एक चौराहा। एक पुलिस वाला आया, उसने डराया मुझे डंडे से, बोला तेरे झं ते एक पुलिस वाला आया, उसकी काग दृष्टि रोटी पे पड़ी, देने लगा मुझे तड़ी, क्यों भैया कैसे घूम रहा है, दिन में लगा के झूम रहा है, तेरी शामत आई है, ये सड़क के तेरे बाप ने बनवाई है। क्या बात सुबह पहले मत खफा कर, निकाल, ये काफी मोटी है, मुझे दे दे, तेरे पास ये रोटी है। क्या बात है, क्या मेरी बात नजर रोटी पर झुकी, एक इंपोर्टेड कार मेरे पास आकर रुकी, कार ने एक मोटा सा सेठ मेरे सामने फेंका, सेठ ने फटी फटी आंखों से देखा, बोला ये बात समझ में नहीं आई, ये रोटी तूने कहाँ से चुराई। क्या बात है, बाजार पे मेरा अधिकार है, रोटी खरीदना तेरी ताकत से बाहर है, अचानक तेरी किस्मत खिल नहीं सकती है, जब तक हम हैं तुझे रोटी मिल नहीं सकती है। बहुत अंत में एक नेताजी आए, मंद मंद मुस्काए, बोला मेरी आंखों पर नहीं हो रहा विश्वास, रोटी और एक आम आदमी के पास। क्या बात लगता है इसमें विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है, अभी तो इस देश में लोकतंत्र है, इसका मतलब वो लोकतंत्र की जड़ें काट रहे हैं, आजकल हथियारों के साथ रोटी भी बांट रहे हैं, आजकल हथियारों के साथ रोटी भी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छे। अ, जैसा कि आप देख रहे हैं हम अजमेर से जुड़े हुए हैं बिहारी जी से, और अब विदा लेने का समय आ गया है और शुक्रिया करते हैं राज बिहारी गौर जी आपका, आपके समय का, और आपसे इसी तरह अ, आगे भी मुलाकात करते रहेंगे, और आप लोगों से भी हम विदा लेते हैं। और कोरोना से बचते रहिए, मास्क लगाइए, और जो भी आज इस दुनिया में हो रहा है, सुख समृद्धि और शांति के साथ हम विश्वास के साथ कहते हैं कि ये सब चला जाएगा, क्योंकि शिकायतें कम और शुक्र ज़्यादा करने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। खुदा हाफ़िज़। धन्यवाद। नमस्कार।